Today we are going to start a new chapter, कंट्रोल यूनिट। स्कूलिंग से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट का योगदान है, लेकिन आज तक ये क्वेश्चन मार्क है कि कंट्रोल यूनिट एक्चुअल में करता क्या है। इवन दो आप अपनी बीटेक में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हो और उसके अंदर कंट्रोल यूनिट का जिक्र हुआ है, बट स्टिल मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि एक्चुअल में आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि कंट्रोल यूनिट इंटरनली वर्क कैसे करता है, क्या कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं और किस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अभी तक हम जितना भी कंटेंट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े हैं उसमें हमने एक इंस्ट्रक्शन को ब्रॉड लेवल पे इंस्ट्रक्शन फैच, डिकोड, ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट स्टोर ये तक तो देखा है ना। लेकिन यहां पर हमको ये नहीं पता कि इंस्ट्रक्शन फैच भी कैसे परफॉर्म हुआ। हमने अभी तक ये जरूर सुना कि मेमोरी में इंस्ट्रक्शन रहता है और सीपीयू के पास एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम का कोई रजिस्टर होता है, और जब भी इंस्ट्रक्शन को फैच करना होता है इट मींस मेन मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन उठ करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाता है। बट कैसे, क्या वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। एक और सवाल ये भी आता होगा कि जैसा हम लिखते हैं ऐड R1, R2, तो ऐड आपका ऑपकोड है, ये फिर कैसे ALU को पता है कि मुझे ऐड ही करना है, और वो R0 और R1 कैसे ALU तक पहुंचते हैं और कैसे उनका एडिशन परफॉर्म होता है और रिजल्ट R0 में स्टोर होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि अभी तक आपके दिलो दिमाग में सिर्फ हैं, जिनका आंसर अभी तक कोई दे नहीं पाया, ना ही आपको उसका आंसर क्लियरली पता है ना। अब इसी एक चीज को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, एंड उससे भी पहले मैं इस चैप्टर में आपको यह बताने जा रहा हूं, पहली बात, जितना इंटरेस्ट से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप अपने कंप्यूटर को उतना ही बेटर वे में फील कर पाएंगे। अभी तक आप सिर्फ ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये करता है, बट सच बात यह है कि आपका प्रोसेसिंग यूनिट, आपका सीपीयू किस तरीके से वर्क करता है आपको इसी चैप्टर में फील आएगा। क्लियर है? नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है इसको इजीएस्ट बनाने में, और एक बार में आपको स्मूथली समझ में आ जाए। और अगर डाउट फिर भी रहते हैं तो हम अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? द पर्पस ऑफ कंट्रोल यूनिट is to generate the control signals। अब कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं? तो हाई लेवल आपका जो प्रोग्राम है वो डिवाइडेड होता है मल्टीपल मशीन इंस्ट्रक्शन, जिसे हम काउंट प्लस प्लस लिखते हैं। तो काउंट प्लस प्लस फर्दर डिवाइडेड होता है, काउंट की वैल्यू को आप लोड करते हो रजिस्टर में, फिर रजिस्टर को इंक्रीमेंट करते हो और फिर उस इंक्रीमेंटेड वैल्यू को मेमोरी ऑफ काउंट में पहुंचाते हो।
एक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल मशीन इंस्ट्रक्शन में डिवाइड हुआ है ना। एक मशीन इंस्ट्रक्शन फर्दर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस चाहे वो इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट स्टोर के लिए हम जो बनाते हैं। अगर मैं एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू माइक्रो ऑपरेशंस, और वो माइक्रो ऑपरेशंस जो हैं इट रिजल्ट्स एक्चुअल मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। तो अल्टीमेटली ये पता चल गई कि जो काम होना है वो माइक्रो ऑपरेशंस के थ्रू होना है या ना। तो पर्पस ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स टू इंप्लीमेंट माइक्रो ऑपरेशन। अब समझ में आ गई कि माइक्रो ऑपरेशन सबसे एटॉमिक है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? कंट्रोल सिग्नल्स की, और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रो ऑपरेशन इज एटॉमिक एंड एनकोडेड विद रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज RTL। नो, अगर मैं कंट्रोल यूनिट को एक कह सकते एब्स्ट्रैक्ट व्यू में देखता हूं तो एक इंस्ट्रक्शन है जो कि करंटली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पड़ा हुआ है, उसको इनपुट लेगा। इसके बाद कुछ फ्लैग्स हैं, जैसे ALU में 0 फ्लैग हम कहते हैं, 0 फ्लैग सेट हो गया तो हम ये करेंगे या वो करेंगे, फलाना ढिमकाना जो भी है, या कैरी फ्लैग सेट हो गया तो हम ऐसा करेंगे। जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐसे सच केसेस में फ्लैग्स को भी इनपुट में लेगा, क्लॉक को तो लेगा, एक इंटरप्ट फ्लैग को भी वो इनपुट में लेगा कि इंटरप्ट आता है तब क्या करना है और इंटरप्ट नहीं है तब क्या करना है, और इस पूरी चीज को इनपुट लेकर के बेस्ड ऑन दैट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता। क्लियर है? ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट व्यू। ओके, अब कंट्रोल यूनिट कितने टाइप का है, कैसे कैसे वो डिजाइन होता है, उसका हार्डवेयर सेक्शन क्या है, वो अपन थोड़ी सी देर के बाद पढ़ेंगे। उससे पहले जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गेट में आए हैं वो प्रोसेसर को लेकर आए हैं। आपको क्वेश्चन में प्रोसेसर गिवन होता है और आपको पूछते हैं कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितनी साइकिल्स लगती है। तो उस चीज के लिए हमको प्रोसेसर क्लियर होना चाहिए। तो कंट्रोल यूनिट कितने टाइप की है, कैसे बनती है, क्या है, कौन बेटर है कौन नहीं है। तुमने सुना होगा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, लाइक दैट। ये सब कुछ हम बाद में लेटर ऑन पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ अब अपन देखते हैं एक बेसिक ओवरव्यू, फिर कुछ लेक्चर्स इसी एक प्रोसेसर पे ही डिपेंडेंट है। नाउ इट इज अ प्रोसेसर जो मैंने डायग्राम बनाया है। अभी तक जैसा आपने बोला जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, IR होता है, PC होता है, MAR होता है, MDA होता है, ये सब कुछ होता है, ALU वैल्यू सब। लेकिन एक्चुअल में एक सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम के थ्रू अब अपन बहुत सी चीजें पढ़ेंगे जिससे आपको एक्चुअल में फील आएगा कि कैसे ये काम होता है। नाउ इट इज अ सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पाथ इनसाइड अ प्रोसेसर। अभी मैं एक प्रोसेसर के अंदर की एक कहानी बता रहा हूं, बहुत डिटेल नहीं है, और ऑब्वियस है आपका जो करंट प्रोसेसर है उसका तो कतई इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा लेना देना नहीं है।
क्योंकि उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ये सिंपलेस्ट चीज से अपन स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर मैं प्रोग्राम काउंटर की बात करता हूं विच इज नोन एज क्या, होल्डिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपका आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर आपको मेमोरी से कोई भी डेटा चाहिए तो आप अपने एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डालोगे और फिर वहां के थ्रू आप मेमोरी के पास भेजोगे। मेमोरी डेटा रजिस्टर, चाहे मेमोरी में डेटा डालना हो चाहे मेमोरी से डेटा लाना हो, दोनों ही केसेस में सबसे पहले आप डेटा को कहां रखोगे, एमडीआर में। फिर अगर मेमोरी से ला रहे हो तो प्रोसेसर को दोगे, प्रोसेसर से ले जा रहे हो तो पहले एमडीआर के थ्रू मेमोरी को दोगे। क्लियर है? मतलब ये एमएआर और एमडीआर दोनों ही मेमोरी बस से कनेक्टेड होंगे। मेमोरी बस में आपकी एड्रेस बस भी हो गई और डेटा बस भी हो गई। एड्रेस बस से एड्रेस जाएगा, डेटा बस से डेटा जाएगा। और ऑब्वियस है यहां पर एक और चीज है, वो है आपका कंट्रोल बस, जिससे कंट्रोल सिग्नल्स मेमोरी के पास जाएंगे। हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि मेमोरी के पास अभी कैसे जाएंगे और कैसे देगा, वो बात की बात है ना। एक रजिस्टर है वाई, आपको सबका यूसेज पता चल जाएगा। आप ये मान के चलिए कि ऐसा होता है। सर ऐसा ही क्यों होता है? इतने सवाल अभी पूछ लोगे तो फिर आगे क्या करोगे? नौ, अब आता है एक मक्स है। कई बार ऐसा होता है कि y में पड़ी हुई वैल्यू और कांस्टेंट आप देते हो वैल्यू, उन दोनों में से एक को चूज करना होता है। उस केस में आपको मक्स गिवन होता है और उसकी एक सेलेक्टिव लाइन होगी, ऑफ कोर्स उसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ एक एएलयू होता है जो अब तक हमने सुना था कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि टास्क को एक्चुअल में परफॉर्म करता है, कंप्यूट करता है, जिसे बोलते हैं डेटा कंप्यूटेशन। तो एक तो मक्स से जो भी डेटा आया, चाहे वो वाई से आया हो चाहे कांस्टेंट, और दूसरा हम डायरेक्टली बी में ले लेंगे और फिर एएलयू परफॉर्म होगा और वो रिजल्ट हम जेड में ले लेंगे। एक टेम्पररी रजिस्टर है जेड, फिर उसके बाद हम उस रजिस्टर से वैल्यू को किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर में डाल देंगे, या अगर वो वैल्यू वो रिजल्ट आपको मेमोरी में पहुंचाना है तो z की वैल्यू को एमडीआर में डाल करके अपन मेमोरी तक उसको पहुंचा देंगे। क्लियर है? नाउ अब आता है सेकेंड साइड। अगर हम देखते हैं तो सेकेंड साइड वाइड कुछ नहीं है, सब प्रोसेसर के अंदर की कहानी है। इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड कंट्रोल लॉजिक, जो कंट्रोल सिग्नल एक्चुअल में जनरेट करता है, वो इनपुट लेता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन रखते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन फैच करते हैं वो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। वो कंट्रोल सिग्नल्स एक्चुअल में एएलयू को भी मिलते हैं। तो एएलयू कंट्रोल लाइंस हैं ये, जहां पे वहां से कंट्रोल सिग्नल्स आ गए। कुछ मेमोरी को जाने हैं तो मेमोरी को चले जाएंगे, और कुछ इसी में चलते रहेंगे। वो आपको समझ में आएगी कि कैसे टास्क परफॉर्म करना है। फिर हमने अभी तक सुना था कि सीपीयू में जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स, अगर मैं एन रजिस्टर्स की बात करूं, चाहे वो 128 हो, चाहे 256 हो, चाहे 512 हो, तो उनकी नंबरिंग R0 R1 अप टू Rn-1 और लास्ट में एक टेम्पररी रजिस्टर होता है। जब आप एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करते हो तो इंटरमीडिएट रिजल्ट को आपको स्टोर करने के लिए एक सीपीयू में ही एक टेम्पररी रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्प, इसलिए हमने इसको रख रखा। क्लियर है? तो ये कहानी हो गई आपकी एक प्रोसेसर की। उसके बाद अपन वन बाय वन
एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि चीजें आपको नीट एंड क्लीन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझ में आ जाए। ओके, इज देयर एनी डाउट?